जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक मलयालम हॉरर मूवी के बारे में जिसकी कहानी एकदम अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 160 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस किया है। यानी कि ये फिल्म लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी, इसीलिए आप इसकी कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बैंड दिखाया जाता है और इस बैंड का एक म्यूजिक प्रोग्राम चल रहा होता है। और इस म्यूजिक बैंड में सूर्या नाम का बंदा भी होता है जो कि दरअसल गिटार प्लेयर था। सूर्या का सपना होता है कि वो म्यूजिक के फील्ड में एक अच्छा नाम कमाए, इसलिए वो गिटार को ऑडियंस के सामने बहुत ही डेडिकेशन के साथ प्ले करता था। उसके बाद जब ये लोग अपना प्रोग्राम फिनिश करके जाने वाले होते हैं, तब वहां पर उनका मैनेजर उनके पास आता है और कहता है कि 2 दिन बाद हम पार्टीज के लिए बाहर जाने वाले हैं। और ये सुनकर बैंड के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो मैनेजर सूर्या को साइड में ले जाकर कहता है कि सूर्य, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ट्राई किया, लेकिन तुम्हारा वीजा अप्रूव नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तुम हमारे साथ नहीं आ पाओगे। अब ये सुनकर सूर्या काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और सोचता है कि आखिर उसके साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों हो रही है। उसे पता चलता है कि उसका वीजा 2 महीने लेट आने वाला है और तब तक वो सिटी में अकेला ही रहेगा। ये सोचकर वो डिसाइड करता है कि क्यों ना वो अपने गांव ही चला जाए। दरअसल सूर्या की जो फैमिली थी उसका गांव में बहुत ही अच्छा नाम होता है, क्योंकि उसके पिता पंडित जी थे और गांव में कोई भी पूजा होती थी तो उसके पिता ही वहां पर जाया करते थे। पूरा गांव उसके पिता की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। और उसी दिन सूर्या के फादर का 70th बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा होता है, इसीलिए घर में काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला होता है। अब सूर्य जब घर पहुंचता है तो वो ठीक से किसी से भी बात नहीं करता और सीधा अपने रूम में ही चला जाता है। दरअसल उसने अपने पिता से इसीलिए बात नहीं करी थी क्योंकि काफी साल पहले सूर्या की माँ की डेथ हो गई थी और उसकी माँ जब जिंदा होती है तब उन्होंने एक छोटा सा पपी पाला होता है। लेकिन माँ के मरने के बाद वो पपी समझ जाता है कि उसकी मालकिन मर गई है और वो कुत्ता घर के बाहर जोर जोर से चिल्लाता रहता है। तब सूर्य सोचता है कि उस कुत्ते को लास्ट टाइम अपनी माँ का चेहरा दिखा देना चाहिए, इसीलिए वो कुत्ते को घर के अंदर ले आता है और अपनी माँ का चेहरा दिखाता है। लेकिन इतने में सूर्या के फादर वहां पर आ जाते हैं और गुस्से में उससे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि कुत्ते को घर के अंदर वो क्यों ले आया। इसीलिए वो सूर्या को और दूसरे लोगों को भी घर से बाहर निकाल देते हैं। अब इसी इंसिडेंट के बाद सूर्या अपने फादर से नाराज था, इसीलिए वो उनसे बात नहीं करता था। सूर्य के घर के सभी लोग बहुत ही भगवान भक्त होते हैं और वो रेगुलर पूजा पाठ करते रहते हैं, लेकिन सूर्य जो था वो उन सबका ऑपोजिट था। वो भगवान में विश्वास नहीं रखता था और वो किसी भी तरह की पूजा नहीं करता था। अब बहुत दिनों के बाद सूर्य घर आया था, इसीलिए घर के सभी लोग उससे प्यार से बातें करने लगते हैं, लेकिन सूर्य किसी से भी बात नहीं करता और आखिर में अपने फादर से भी बात किए बिना वो अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद सूर्य की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि अब उसे कॉन्सर्ट नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं। तब वो सीधा अपने दादा के पास जाता है और उनसे चाय पीने के लिए थोड़े पैसे मांगता है। लेकिन दादा सूर्या को देखकर बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि घर के सारे पैसे तुम्हारे पिता के पास ही रहते हैं, तो जाकर उनसे मांग लो। और सूर्या बड़ी दुविधा में फंस जाता है क्योंकि वो अपने फादर से बात नहीं कर सकता था। वो शर्माते हुए अपने फादर के पास जाता है और बोलता है कि मुझे चाय पीने के लिए पैसे चाहिए। ये बात सुन के सूर्या के फादर बोलते हैं कि तुझे चाय पीने के लिए पैसे क्यों चाहिए, बल्कि हमारे पास किचन है, तू किचन में जा और चाय बना ले। ये देखकर सूर्या कहता है कि अभी भी उसके पिता कंजूस हैं और अभी भी वो चाय के लिए पैसे नहीं देते हैं। कुछ देर बाद सूर्या से मिलने के लिए उसका कजन रुपेश आता है और रुपेश जो होता है वो गांव में फुली सेटल होता है और वो आसपास के गांव में जो भी पूजा होती है वही किया करता था। इसी बीच सूर्या सोच रहा होता है कि लोकल में भी कोई जॉब देखनी चाहिए। तब सूर्या रुपेश से कहता है कि वो उसके लिए यहीं पे कहीं जॉब लगा दे। तो रुपेश थोड़ा सोचता है और वो सूर्या को देखकर बोलता है कि मुझे यहाँ पर बहुत सारे पूजा करने के ऑफर्स आते हैं, तो क्यों ना तू मेरा असिस्टेंट बन जा और मेरे साथ चल, और इससे हम दोनों की कमाई भी हो जाएगी। ये सुनकर सूर्या कहता है कि भगवान में वो विश्वास नहीं करता और जैसे तू पूजा करता है वैसे मैं पूजा नहीं कर पाऊंगा। तो रुपेश कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बचपन में हम दोनों ने साथ साथ सब कुछ सीखा है और तू भी मुझसे अच्छे मंत्र पढ़ लेता है, इसलिए तू मेरा असिस्टेंट बन जा और तू पैसे भी कमा पाएगा। ये सुन के सूर्य थोड़ा सोच विचार करता है और उसके बाद वो उसका असिस्टेंट बनने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद सूर्य और रुपेश दोनों मिलकर पूजा करते हैं और जो पैसे आते हैं वो दोनों मिलकर बांट लेते हैं। एक दिन सूर्य म्यूजिक स्टूडियो जाता है और वहां पर गिटार प्ले करता है, लेकिन फिर से सूर्य के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए वो वापस आ जाता है और रुपेश के साथ वो पूजा करने लगता है। अब पूजा के दौरान सूर्य पूजा करता रहता है और रुपेश कहता है कि पूरे घर में धूप देनी है और उसके बाद वो एक रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। वो रूम बिल्कुल पुराना और बहुत ही बेकार हालत में होता है और उसे देखकर रुपेश सोचता है कि जरा चेक कर लूं कि आखिर यहाँ पर क्या है, लेकिन तुरंत वो एक कुर्सी पर बैठ जाता है और अचानक से रुपेश का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जब उसे चेक करते हैं तो कहते हैं कि रुपेश को 3 महीने तक बेड रेस्ट लेना पड़ेगा और उसके बाद ही वो ठीक हो पाएगा। रुपेश सूर्या को देखकर कहता है कि मैं 3 महीने तक कोई भी पूजा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम्हें ही अब सारी पूजाएं हैंडल करनी होंगी और जो भी पैसे आएंगे वो 50-50 बांट लेंगे। ये सुन के सूर्या बोलता है कि सारी मेहनत मैं करूं और तू 50% ले जाएगा, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता, तू मुझे 60% दे, बाकी तू रख ले। रुपेश कहता है कि ठीक है, तू मुझे 40% ही दे दियो। इस तरह उन दोनों का एग्रीमेंट हो जाता है और तब सूर्या फुल टाइम पुजारी बन जाता है और वो अलग अलग तरह की पूजाएं करने लगता है।
सूर्या वहाँ का नया पंडित बन जाता है और इसी वजह से उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है। एक दिन रुपेश सूर्या को बुलाकर कहता है कि यहाँ पास ही में एक डॉक्टर रहता है और उस डॉक्टर का एक बेटा है जो कि 12th क्लास में पढ़ता है और पिछले 23 दिनों से वो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। वो लड़का किसी से बात भी नहीं करता और ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई आत्मा आ गई है, इसलिए उसके घर जाकर पूजा करनी होगी और उस भूत को बाहर निकालना होगा और अगर पूजा सक्सेसफुल होती है तो वो ज्यादा पैसे भी देंगे। ये सुनकर सूर्य रुपेश से कहता है कि मैं भगवान की पूजा के अलावा कुछ और नहीं करता, क्योंकि आत्मा भगाने का काम तांत्रिक का है। तब रुपेश कहता है कि तुम्हें कुछ भी वहां पे करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे बताए हुए मंत्र वहां पे पढ़ देना और उसकी आत्मा भाग जाएगी। और सूर्य सोचता है कि वहां पे जाने का उसे अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, इसीलिए वो पैसों के लालच में उस डॉक्टर के घर चला जाता है। और घर पहुंचकर सूर्य बोलता है कि घर के अंदर पहले रंगोली बनाओ और उस रंगोली के बीच में उस बच्चे को बैठा दिया जाए। डॉक्टर और उसके फैमिली मेंबर वहां पे रंगोली बनाते हैं और अपने बेटे को उसके बीच में बैठा देते हैं, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल शांत था और वो किसी को भी नहीं देख रहा था और वो सर नीचे करके चुपचाप बैठा हुआ था। सूर्य अब रुपेश के बताए हुए मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है और पूजा के एंड में सूर्य उस बच्चे के फादर से कहता है कि बच्चे को एक बार मुझे दिखाओ। तब किसी को भी ना देखने वाला बच्चा अपना सर अचानक से ऊपर उठाता है और सीधा वो सूर्य को एकदम से घूरने लगता है। अब ये सब देखकर डॉक्टर और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत सूर्य को पैसे दे देते हैं। पैसे मिलने के बाद सूर्य खुश हो जाता है और वहां से वो अपने घर निकल पड़ता है। अगली सुबह एक डिलीवरी बॉय सूर्य के घर आता है और कहता है कि सर आपके नाम पे एक पार्सल आया है। और सूर्य सोचता है कि मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, फिर ये पार्सल मेरे नाम पे कैसे आ गया। जब वो पार्सल खोल के देखता है तो उसके अंदर लेडीज ड्रेस होती है और ये देखकर सूर्य शॉक हो जाता है और सोचता है कि आखिर मैंने कभी ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं किया, तो आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गया। वो तुरंत उस पार्सल को वहां से हटा देता है और थोड़ी देर बाद सूर्य घर के अंदर बैठकर अपना फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो जो ऑर्डर प्लेस किया गया था वो उसके फोन से ही किया गया था। तभी सूर्य नोटिस करता है कि उसकी डीपी भी चेंज हो चुकी है और सोचने लगता है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। जब सूर्य अपने बेडरूम में जाता है तो वहां पर एक लड़की मौजूद होती है और सूर्य उसे देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि वो कौन है। तो वो लड़की अपना नाम सुजाता बताती है और बिल्कुल कैजुअली वो सूर्य से कहती है कि सूर्य मैंने ही आपका सेलफोन यूज किया था और इसी फोन से ड्रेस उसने ऑर्डर करी थी। ये कहकर वो लड़की सूर्य का गिटार उठा लेती है और वो तुरंत उसे प्ले करना स्टार्ट कर देती है। तभी सूर्य के दादाजी रूम के बाहर आ जाते हैं और उसे डांटने लगते हैं कि वो इस गिटार को बंद करे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। दरअसल सूर्य के रूम में जो लड़की होती है वो सूर्य के अलावा किसी और को नहीं दिखती और सूर्य इससे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब उसे जानना होता है कि आखिर लड़की कौन है और वो यहाँ पर कैसे आ गई। तभी सूर्य को याद आता है कि जब वो डॉक्टर के घर गया था तब उस बच्चे ने किसी चीज को पकड़ लिया था और अब वो चीज सूर्य के घर में बैठी हुई है। ये बात समझकर सूर्य बहुत ज्यादा उदास हो जाता है कि उस बच्चे के अंदर जो भूत थी अब वो सूर्य के घर में आ गई थी। तब वो लड़की सूर्य से कहती है कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं करने वाली, बस मुझे एक मदद चाहिए तो तुम मेरी मदद कर दो। सूर्य पूछता है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तब वो लड़की उसे बताती है कि जब उसकी मौत हो गई थी तो उसके बाद उसका सब कुछ खत्म हो गया था और मुझे अपना नाम भी याद नहीं था। मुझे ये तक याद नहीं था कि मेरे पेरेंट्स कौन थे और मैं कैसे मरी, इसीलिए मुझे अपनी पुरानी लाइफ की डिटेल्स को पता करना है और तुम ये ढूंढने में मेरी मदद करोगे। जब तक तुम ये पता नहीं लगा पाते कि आखिर मेरी फैमिली कौन है तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब ये बात सुनकर सूर्य थोड़ा डर जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये भूतनी मेरे साथ कैसे रह सकती है। उस दिन के बाद से ही वो लड़की सूर्य का पीछा करने लगती है और जहां भी सूर्य जाता है वो हर जगह उसके पीछे ही जाती है। इसी वजह से सूर्य काफी परेशान रहने लगता है। अब कुछ दिन बाद सूर्य फिर से म्यूजिक स्टूडियो जाता है जहां पहले वो गिटार प्ले करने गया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए थे। लेकिन इस बार सूर्य जब गिटार प्ले करता है तो कंपनी वाले उसे पूरा पेमेंट दे देते हैं। ये देखकर सूर्य सोचता है कि पहले ये लोग मुझे पैसे नहीं दे रहे थे और आज अचानक मुझे पूरे पैसे कैसे मिल गए। वो समझने लगता है कि जब से ये लड़की मेरे साथ आई है मेरी किस्मत बदलने लगी है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भी उसी का हाथ है। इसी बीच सूर्य का म्यूजिक मुंबई की एक बड़ी कंपनी तक पहुंच जाता है और उसका म्यूजिक सुनने के बाद कंपनी सूर्य को मेल भेजती है और कहती है कि सूर्य को वो अपने बैंड में इंक्लूड करना चाहती है। ये देखकर सूर्य बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि वो लड़की मेरे लिए लकी साबित हो रही है, इसीलिए सूर्य उस लड़की से ज्यादा ही क्लोज हो जाता है और वो तुरंत उसका नाम माधुरी रख देता है। रात को वो दोनों बैठकर बातें करते हैं और मूवी देखते हैं और हॉरर मूवी भी देखकर वो काफी इंजॉय करते हैं। एक दिन सूर्य माधुरी की आत्मा से पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो और तुम्हें कुछ भी याद क्यों नहीं है। तो माधुरी कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन सूर्य उसे अपनी मेमोरीज को याद करने के लिए कहता है। तब माधुरी सूर्य को बताती है कि जब मैं मरी थी तब एक आदमी मेरे पास आया था और उसने एस नाम से एक शब्द बोला था और उस शब्द को सुनने के बाद मेरी मौत हो गई थी। बस इतना ही उसे याद है और इससे पहले उसे कुछ भी याद नहीं है। सूर्य कहता है कि हमें इस बात का पता लगाना होगा और इसी टाइम सूर्य को मुंबई से उस बड़ी कंपनी का ऑफर भी मिल गया था, लेकिन सूर्य अभी मुंबई जाने का मन नहीं बनाता है। तब माधुरी की आत्मा सूर्य को एनकरेज करती है और कहती है कि उसे मुंबई चले जाना चाहिए। तो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं जरूर जाऊंगा। तो वो आत्मा उसके साथ आने के लिए राजी हो जाती है। उसके बाद वो दोनों फ्लाइट में बैठकर मुंबई जाने के लिए निकल पड़ते हैं और फ्लाइट में बैठते वक्त माधुरी को अचानक से एक बात याद आती है और वो सूर्य से कहती है कि मरने से पहले मैं लास्ट टाइम बैंगलोर गई थी। अब उसके बाद वो दोनों मुंबई पहुंचते हैं जहां एक बड़ी कंपनी से दिव्या नाम की एक लड़की आकर सूर्य को रिसीव करती है।
लेकिन सूर्या उसे नहीं बताता कि उसके साथ एक आत्मा भी आई है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो दिव्या उसे पागल समझती। दिव्या सूर्या को बताती है कि आपको यहाँ पर एक हफ्ते तक रहना पड़ेगा और जब भी आप फ्री हो तो हमारे साथ डिनर पे जरूर आइएगा। दिव्या जो थी वो पहले ही अपने ब्रेकअप की वजह से काफी ज्यादा दुखी थी, लेकिन जब भी वो सूर्या के साथ होती थी तो उससे बात करके वो काफी ज्यादा एंजॉय करती थी। ये सब देखकर माधुरी सब समझ जाती है और वो सूर्या से कहती है कि ये जो लड़की है इसके साथ डिनर पे जरूर जाना। अब सूर्या और दिव्या रेगुलर मिलने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन माधुरी की आत्मा सूर्या से कहती है, एक लड़की होने के नाते मैं बता सकती हूँ कि दिव्या तुमसे प्यार करती है और तुम उसे कहीं बाहर ले जाओ और उसे प्रपोज कर दो। उसका रिसेंट ब्रेकअप हुआ है इसलिए वो तुम्हारा प्रपोजल जरूर एक्सेप्ट कर लेगी। इस बात पर सूर्या भी राजी हो जाता है और कहता है कि मुझे जरूर उसे प्रपोज करना ही चाहिए। लेकिन अगले ही दिन सूर्या वहां से निकलकर सीधा केरला आ जाता है। दिव्या भी दरअसल केरला से ही बिलोंग करती है और केरला पहुंचते ही दिव्या सूर्या को फोन करती है और कहती है कि वेडिंग है तो उसे वेडिंग में जरूर आना होगा। ये सुनते ही सूर्या बिना सोचे समझे उसे कहता है कि वो पक्का वहां पर आएगा। उसके बाद सूर्य सोचने लगता है कि वो वहां पर कैसे जाएगा। तब माधुरी की आत्मा कहती है कि तुम्हारे पास एक कार है तो क्यों ना तुम उस कार में वहां पर जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन सूर्य माधुरी की आत्मा को देखकर कहता है कि सबसे पहले मुझे पापा के पास जाना पड़ेगा वो कार मांगने के लिए, और अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे बहुत ज्यादा लो फील होगा। वैसे ही मैं पापा से काफी टाइम से बात नहीं कर रहा हूँ और अगर मैं इस काम के लिए गया तो पापा उसे कुछ भी नहीं समझेंगे। ये सुनकर माधुरी की आत्मा सूर्या से कहती है कि तुमने ये बात अभी अपने पापा से करी नहीं है और अगर तुम अपने पापा से इस बारे में बात करो तो क्या पता उनका रिएक्शन अच्छा हो। अब माधुरी की बात सुनकर सूर्या पहली बार अपने फादर के रूम में जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि उसके फादर की हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। ये देखकर सूर्या बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और सोचता है कि मैंने पापा की हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दिया। उसी टाइम पर सूर्या को याद आता है कि उसके पापा ने उस डॉग को अंदर लाने पर उसे काफी ज्यादा डांटा था, लेकिन आज वही पापा उस डॉग को घर के अंदर रखकर बहुत ही प्यार से उसका ख्याल रख रहे हैं। सूर्या सोचता है कि उस दिन पापा गुस्से में थे इसीलिए वो डांट रहे थे, लेकिन आज वो कितने प्यार से उसे देख रहे हैं। वो सोचने लगता है कि सारी गलती उसकी ही थी, उसने अपने पिता को गलत समझा और उनसे नफरत करता रहा, लेकिन सच ये है कि उसके पिता उससे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। अब उसके बाद सूर्या बदल जाता है और वो अपने पिता से कोई भी नफरत नहीं रखता। फिर सूर्या अपने फादर से कार ले लेता है और वेडिंग के लिए वो तुरंत निकल पड़ता है। सूर्या माधुरी की आत्मा को भी कार में बैठाकर दिव्या की वेडिंग में पहुंच जाता है और जब वो वहां पर दिव्या से मिलता है तो वो दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और गानों पर डांस करके वो खूब मस्ती करते हैं। ये सब देखकर माधुरी की आत्मा को थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वेडिंग के बाद सूर्या और माधुरी की आत्मा जब वापस आ रहे होते हैं तब माधुरी अचानक सूर्या से कहती है कि मुझे तुम पसंद हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये बात सुनकर सूर्या काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम एक आत्मा हो और मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने तुमसे प्यार किया तो वो प्यार नहीं बल्कि पोजेशन होगा। कल तक तुम ही मुझे कह रही थी दिव्या से प्यार करने के लिए और आज तुम ही ऐसी बातें कर रही हो। अब माधुरी की आत्मा ये सुन के कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देती हूँ, इसीलिए मेरी जिंदगी में तुम ही रहना, इसीलिए मैं तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहना चाहती हूँ। अब सूर्या ये सुन के कहता है कि मैं एक जिंदा इंसान हूँ और तुम एक आत्मा हो और हम दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। ये सुन के माधुरी की आत्मा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि मुझे बार बार भूत मत बुलाओ। ये कहकर वो तुरंत वहां से गायब हो जाती है और सूर्य तुरंत कार रोकता है और नीचे उतरता है और माधुरी की आत्मा के पास थोड़ी देर जाकर बैठ जाता है जो कि बहुत रो रही होती है। सूर्य उसे तुरंत हक कर लेता है ताकि वो उसे शांत करा सके और उसी पल माधुरी की आत्मा को अपनी मौत से जुड़ी सारी यादें अचानक से याद आ जाती हैं। अब यहीं से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि माधुरी का रियल नेम दरअसल माया मैथ्यूज है और वो ऊटी में अपनी फैमिली के साथ रहती थी और उसकी फैमिली एक टी एस्टेट रन करती थी। माया दरअसल बैंगलोर में पढ़ाई कर रही थी और वहीं बैंगलोर में वो एक लड़के से प्यार भी कर बैठी थी। अपने रिलेशनशिप के बारे में वो अपने पेरेंट्स को बताने के लिए ऊटी आई थी और घर के अंदर जाकर जब वो अपनी लव स्टोरी बताती है तो उसके फादर कहते हैं कि सब शादी के लिए रेडी हैं, लेकिन उसकी जो माँ होती है वो उसे मना कर देती है और कहती है कि हम क्रिश्चियन हैं और वो लड़का हिंदू है, इसलिए तुम्हें उससे दूर होना पड़ेगा। ये सुन के माया हैरान हो जाती है और वो अपनी मदर को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश करे वो नहीं मानने वाली। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो अपने पेरेंट्स को उस लड़के से मिलवाएगी और माया अपने पेरेंट्स को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है और उस लड़के के आने का वेट करने लगती है, लेकिन वो लड़का वहां पर नहीं आता। अब माया को लगने लगता है कि शायद उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया है और ये देखकर माया की मदर कहती है कि मुझे पता था कि वो लड़का नहीं आएगा क्योंकि वो एक हिंदू लड़का है और वो तुझसे कभी प्यार करता ही नहीं है। माया को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो उसी वक्त कार से उतर जाती है और उसी वक्त एक तेज स्पीड से आ रही लॉरी उसे टक्कर मार देती है जिससे कि माया जख्मी हो जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर के चेक करने के बाद माया ऑलमोस्ट मर चुकी होती है और उसका ब्रेन जो था वो पूरी तरह डेड हो चुका था। वो उसके पेरेंट्स से कहते हैं कि उसके बचने के चांसेस नहीं है, इसीलिए उसे पीसफुली ऊपर भेज दीजिए। ये सुनते ही माया के फादर उसके भाई के पास जाकर कहते हैं कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसका बचना मुश्किल है और अगर तुम बोलो तो पीसफुली उसे जाने देते हैं। अब ये सुन के माया का भाई इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसकी बहन मर रही थी और जोर से चिल्लाता है कि हाँ उसे मरने दो। अब उसके बाद डॉक्टर माया को पीसफुल डेथ देते हैं और इस तरह से माया की मौत हो जाती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां माया को ये सारी बातें याद आ गई थी और अपना पास्ट जानने के बाद वो आत्मा सूर्या को देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे अपना पास्ट याद आ गया है और अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। वो कहती है कि मुझे अब यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है और इतना कहकर माधुरी की आत्मा सूर्या को देखते हुए शांत हो जाती है और तुरंत वहां से गायब हो जाती है।
उसके बाद सूर्या माया का एड्रेस निकालता है और उसके घर जाकर वो माया की फोटो को श्रद्धांजलि देता है और सोचता है कि इतने दिन तक मैं इस आत्मा के साथ रहा जिसका चेहरा तक मुझे पता नहीं था। उसके बाद सूर्या वापस अपने घर आ जाता है और अपना सारा काम वो रुपेश को दे देता है क्योंकि रुपेश तब तक पूरी तरह ठीक हो चुका था। सूर्या फिर से अपने पसंदीदा गिटार के साथ अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में वापस चला जाता है और दिव्या के साथ मिलने के बाद सूर्या हर एक प्रोग्राम में सक्सेसफुल होता है और धीरे धीरे ऊंचाइयों पर वो पहुंचने लगता है। और दोस्तों यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म सर्वम माया की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।